जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, हम लोग जो एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किए थे उसके अंतर्गत क्लास सिक्स की जो हिस्ट्री है उसको हम लोगों ने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में हम लोग क्लास सेवेंथ की हिस्ट्री की एनसीईआरटी स्टार्ट किए हैं और इसमें चैप्टर नंबर 7 है और इसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर 7 में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। जो चैप्टर 7 है वो क्या है? क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। जो क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण किस तरीके से हुआ उसके बारे में हम लोग को अध्याय 7 में पढ़ना है। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या चीजें हैं। लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया बोलता हो। और मतलब ये बोला गया कि जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया या किसी भी सब भाषा के नाम से उसको पुकारते हैं तो उससे यह उसका अर्थ निकलता है कि वह व्यक्ति क्या है, वह उड़िया बोलता हो या तमिल बोलता हो या उस भाषा को बोलता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ते हैं। इसी तरह क्या है, हर एक राज्य की हर एक संस्कृति अलग अलग है, खाने के तरीके अलग हैं, पहनने के पहनावे अलग हैं, काव्य अलग हैं, नृत्य वगैरह ये सब चीज़ें क्या हैं, भिन्न भिन्न तरीके से। एक किसी भी राज्य में एक तरह के तरीके नहीं है, हर राज्य में हर देश में क्या है, अलग अलग तरह की विविधताएं हैं। कभी कभी हम इन असमिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युगों युगांतर से अस्तित्व में हैं, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने के समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृति समझते हैं। वे समय के साथ साथ बदलती हैं। सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। जो भी संस्कृति है क्या है, समय के हिसाब से वो बदलती जा रही है और आज के समय में बदल रही है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रियाओं से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीपों के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से एक दूसरे से को संपन्न बनाया जा सकता है। मतलब जो यह उपमहाद्वीप की जो बदलाव की जो स्थानांतरित की प्रक्रिया है, इसको एक दूसरे के आदान प्रदान करके क्या किया जा सकता है, संपन्न बनाया जा सकता है। जैसे कि हम देखेंगे कि कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्र की अपनी ही हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में से एक समान प्रतीक होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाकों के पुराने रीति रिवाजों से निकलती हैं, परंतु अन्य क्षेत्र में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया। मतलब एक राज्य की, एक साम्राज्य की जो परंपरा है वह उस इलाके से निकल कर दूसरे इलाके में चल जाती है, तो वहां पे जाकर क्या होता है, एक नया रूप ले लेती थी। उसी के बारे में बोला गया है। अगली जो चीज क्या है, चेर और मलयालम भाषा का विकास। जो चेर और मलयालम भाषा है उस भाषा का विकास किस तरीके से हुआ, क्या क्या इस भाषा की उसको बारे में देखा जाएगा। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में है। जो महोदयपुरम का जो चेर राज्य है वो दक्षिण पश्चिम के भाग में है, जो आज केरल के का एक हिस्सा है। जो चेर महोदयपुरम है आज क्या है, केरल का एक हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। जो केरल राज्य है 9वीं शताब्दी में स्थापित किया है। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपियों का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया था। जो शासक वगैरह वहां पे हुए वो लोगों ने वहां की मलयालम भाषा की अपनी लिपियों में, अपने प्रशस्तियों में उसका प्रयोग किया था। जैसे कि यहाँ पे एक लिपि कोई लिखी गई उसका इमेज यहाँ पे दिखाया गया है। और नेक्स्ट चीज क्या है, किया। वस्तुतः इस प्रकार का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। मतलब बोला कि कुछ ऐसे सरकारी अभिलेख भी हैं, कुछ सरकारी क्षेत्र में भी अभिलेख इन भाषाओं का प्रयोग हुआ। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृति की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। जो चेर लोगों की जो संस्कृति है उसकी संस्कृतियों से भी कुछ लोगों को क्या हुआ, बहुत चीजें ग्रहण करने को मिली। अगली चीज, केरल का मंदिर रंगमंच है जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है। संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्य कृति जो लगभग 12वीं सदी की बताई जा रही है। जो मलयालम भाषा की जो साहित्यिक कृति है जो लगभग 12,000 साल पहले की है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। जो मलयालम भाषा की साहित्यिक कृति है
यह संस्कृत भाषा की ऋणी है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषय में मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। बोला कि लीला तिलकम और जो काव्य तथा काव्यशास्त्र विषय है, यह इसको किस शैली में लिखा गया है? मणिप्रवालम शैली में इसको लिखा गया है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ हीरा और मूंगा है। ये इसको ध्यान रखिएगा, ये अच्छी चीज है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जो मणिप्रवालम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? हीरा और मूंगा है, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करते हैं। ये हो गया। और अगली चीज क्या दी है? शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी संप्रदाय। जगन्नाथी संप्रदाय क्या था, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, इसमें किस किस तरीके से वो हुआ, उसके बारे में देखा जाए। जगन्नाथी संप्रदाय अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृति, क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। पुरी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। यहाँ पे जगन्नाथी संप्रदाय का उदय हुआ था। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? दुनिया के मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती थी। जो वहां की जनजाति थी, जो वहां के लोग थे, वो विष्णु की प्रतिमा को बनाते थे, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे। जो जगन्नाथी देवता थे वो क्या थे? एक स्थानीय लोगों की आस्था उनसे जुड़ी हुई थी। वो उनकी मूर्तियां वगैरह बनाते थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। जो जगन्नाथी देवता है, इनको विष्णु का रूप आगे चल के माना गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। बोला कि गंग वंश का एक प्रतापी राजा का क्या नाम था? अनंत वर्मन ने पुरुषोत्तम जगन्नाथी के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंत भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित किया। मतलब 1230 में क्या किया? अनंत भीम ने जो था वो अपने पुरुषोत्तम राजा का मंदिर बनवाया था। स्वयं को जगन्नाथ का प्रतियुक्त घोषित किया, और स्वयं को क्या बोला कि मैं जगन्नाथ का प्रतियुक्त, मैं उनके समान हूं, ऐसा अपने आप को बोला था। ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्ता प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जो जगन्नाथी प्रभु का जब मंदिर था, जैसे जैसे क्या हुआ, उसकी तीर्थ स्थल में उसकी बढ़ोतरी होती गई। लोग आते, बहुत संख्या में आते गए उसके यहाँ तीर्थ यात्रा देखने के लिए। तो जो क्या है, उस मंदिर की जो सामाजिक और राजनीतिक मामले में भी इसकी क्या हुई? सत्ता में बढ़ोतरी होती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। मतलब जिन्होंने भी क्या किया, वहां उड़ीसा राज्य को जीता था, जैसे मराठा, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जीता था, तो उन्होंने क्या किया? उस मंदिर पे अपनी सत्ता जमाना चाहते थे। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता की में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। मतलब उनका यह मानना था कि यदि हम लोग इस मंदिर पे अपनी सत्ता जमा लेते हैं, तो इस स्थानीय लोग जितने भी हैं उन पे शासन, हम लोग का चलाना, शासन करना आसान हो जाएगा। इसलिए वो क्या करते थे? मंदिर को टारगेट करके मंदिर पे निशाना बनाते थे। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं क्या थी? राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। 19वीं शती में जो आज राजस्थान जहां पे स्थित है, उसको लोग पहले क्या बोलते थे? राजपूताना के नाम से बोला जाता था। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। मतलब जो राजस्थान है, वहां पे सबसे पहले ज्यादा संख्या में जो लोग रहते थे, राजपूत वगैरह रहते थे, इसलिए वहां पे आज के समय भी उसको राजपूताना राज्य बोला जाता था। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। यह बात जो है कि वहां पे ज्यादा लोग राजपूत रहते थे, ये बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों को अपने आपको राजपूत कहते हैं। मतलब उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेकों क्षेत्र हैं, जैसे आज भी और पहले भी थे, जिनमें लोग क्या बोलते थे? अपने आप को राजपूत कहते थे।
यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। राजस्थान में राजपूत के अलावा भी अन्य लोग निवास करते थे। यद्यपि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान किया था। जो राजपूत थे उन्होंने क्या किया, राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की थी। उन्हीं लोगों की देन है, जब उन्हीं लोगों की वजह से राजस्थान में अच्छी संस्कृति का विकास हुआ था। ये संस्कृति परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हैं। जो भी वहाँ की संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, वहाँ के जितने भी शासक हुए हैं उनके साथ ये घनिष्ठता से जुड़ी हुई वहाँ की संस्कृति परंपरा। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। तो बोल रहा कि आज से 8वीं मतलब लगभग 8वीं शताब्दी से आज के जो राजस्थान है वहाँ पे क्या हुआ, बहुत से राजपूत राजाओं का शासन रहा है। जैसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम लोग अध्याय 2 में पढ़े थे। एक ऐसा शासक थे, ये शासक ऐसे सूरवीर और आदर्शों को अपने हृदय में, जैसे यहाँ पे इमेज के रूप में दिखाया गया है, ये पृथ्वीराज चौहान की इमेज है, इससे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया, संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। जो महाराणा, इनके बारे में बोला गया है कि जो यह पृथ्वीराज चौहान थे, इन्होंने क्या किया, युद्ध में लड़ते वक्त बहादुरी से इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मगर इन्होंने क्या किया, अपनी पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों की कहानी काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। काव्य और गीत में जो राजपूत वंश की कहानी क्या है, सुरक्षित करके रखी गई। ये विशेष रूप से प्रतिष्ठित चारण भाटों द्वारा गाई जाती थी। जो यह गीत थी, जो राजपूताना की जो गीत थी, इनको कौन गाते थे, चारण भाटों द्वारा गाई जाती थी। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे। जो चारण भाटा थे वो शूरवीर वगैरह की स्मृति को, ऐसे गीत क्या करते थे, संरक्षित करके रखते थे। उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। मतलब लोगों का यह मानना था कि जो यह चारण भाटी लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे, जो यह कृति स्मृतियों को सुरक्षित करके रखें, वो अन्य लोगों को भी उसका प्रोत्साहन करने के लिए उसको प्रेरित करेंगे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियां और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण किया गया। जो यह स्मृतियां थी, इनमें नाटक वगैरह, मित्रता वगैरह, प्रेम, क्रोध, इन सब चीजों के संवेगों का चित्रण किया गया था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? मतलब पूछा जा रहा है कि जो स्त्रियां थी, क्या उनको भी ये सब कहानियों में स्थान उनको दिया जाता, उन लोगों को पढ़ने का अधिकार था? कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं, ये मानचित्र 1 दिखाया गया, इसमें कुछ नहीं है, आ जाते हैं, द्वारा अपने मृतक पति की चिता पर जिंदा जलाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों का उल्लेख पाया गया है। जैसे क्या था, जिंदा जलाने की प्रथा थी कि यदि पति मर जाता तो उसके साथ पत्नी को भी जला दिया, सती प्रथा था। आदर्शों का पालन करते थे, अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। ये हो गया। अगली चीज जो है, क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। जो कथक नृत्य है उसकी कहानी क्या है उसको देखा जाए। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है, बोला कि जो शूरवीरता की कहानी है, जो परंपराएं हैं, ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप में मिल सकती है, तो नृत्य के विषय में भी यही सत्य है। मतलब नृत्य में भी यही सत्य है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखते हैं। मतलब जो कथक के बोला कि जो कथक के रूप के इतिहास को देखा जाए कि किस तरीके से कथक शैली होती थी। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेकों भागों से जुड़ी हुई है। जो कथक नृत्य है उत्तर भारत के अनेक भाग से जुड़ी हुई है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानियों के लिए किया जाता था। जो कथक शब्द है वो कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत में और अन्य भाषाओं के लिए किया जाता था। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनने वालों की एक जाति थी। जो कथा सुनने वालों की एक जाति थी उसको कथक बोला गया। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत करते थे। अपने हाव भाव से ये लोग अपने संगीत से कथा को वाचन करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ साथ कथक एवं विशिष्ट नृत्य शैली रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक कहानियां
लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने लगे। जो राधा कृष्ण की जो पौराणिक कहानियां थी उसको क्या है, लोक नाटक के रूप में लोग उसको नृत्य के तौर पे प्रस्तुत करने लगे, मंचों पे दिखाने लगे, जिन्हें रासलीला कहा जाता है। रासलीला सब लोग जानते हैं। रासलीला में एक लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव से जुड़े होते हैं। अगली चीज, मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासन काल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किए जाते थे। जो कथक नृत्य थे वो अधिकतर राज दरबारों में प्रस्तुत किए जाते थे, जहां इस नृत्य में अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए हैं, एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में, मतलब बोला कि जो यह नृत्य शैली थी आगे चलकर इसका बहुत ही ज्यादा विकास हुआ, जिसे और यह राजस्थान के घराना में फली फूली, मतलब इसका विकास हुआ। लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह प्रमुख कला रूप में उभरा। जो वाजिद अली शाह थे इनके संरक्षण में भी इस नृत्य शैली का विकास हुआ। ठीक है, यह नृत्य शैली के रूप में इन दोनों क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गई है। मतलब बोला कि जो यह नृत्य शैली है यह मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलग अलग निकटवर्ती राज्यों में भी क्या हुआ, इसका विस्तार हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिप्त तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर देने लगा। मतलब बोला है कि जिसके पद संचालन में, वेशभूषा पर, कहानियों पर, प्रस्तुतिकरण पर क्या किया गया, जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य संस्कृतियां, गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने नापसंद किया। जो ब्रिटिश शासक थे ये कथक नृत्य को क्या किए, नापसंद करते थे वो लोग। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। जो गणिका लगे जो थे वही कथक नृत्य को पेश करते थे। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। जो जब देश की स्वतंत्रता मिल गई तो इसको 6 शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसको मान्यता मिल गई। अगली जो है क्या चीज है, शास्त्रीय नृत्य। इसको देखा जाए क्या है शास्त्रीय नृत्य, किस कला का रूप को शास्त्रीय नृत्य माना जाए। इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय नृत्य कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके लिए अत्यधिक कौशलों की आवश्यकता होती है। मतलब बोला कि हम शास्त्रीय नृत्य किसको माने, उसको माने जो हमारे धार्मिक से जुड़ी हो या हमारे धार्मिक चीजों से जुड़ी हो उसको माना जाए, या इसमें अधिक कौशल की आवश्यकता होती है उसको माना जाए, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होती है। जो शास्त्रीय नृत्य है ये कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण देने के बाद ही ये लोगों का इसमें अच्छे निपुण तरीके से विकास होता है। यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किए जाते हैं और उनमें भिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें हम अपने विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा जाता है, ये विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कलाओं रूपों में श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दांश सही नहीं होता है। मतलब जो हम लोग ये मान ले कि क्या शास्त्रीय नृत्य का जो विशेषण प्रयोग है वही सही है, तो ये भी शब्दांश पूर्णतः सही नहीं है। अन्य नृत्य रूप जिन्हें हम इस शास्त्रीय माना जाता है निम्नलिखित में से भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, उड़ीसा ओडिसी, कुचिपुड़म आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, ये लोक नृत्य उस जगह पे क्या किए जाते हैं, प्रचलित किए जाते हैं। और यहाँ इमेज 6 में दिखाया गया है कि कथक नृत्याएं दरबारी के चित्र, मतलब किसी दरबार में कथक नृत्य के चित्र को यहाँ पे प्रदर्शित कर रही महिलाएं हैं, गणिकाएं हैं। ये हो गया। चलिए अगली चीज को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपराएं। संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपराएं क्या थी। जो संरक्षक वगैरह लोग थे उनके लिए लघु चित्र की परंपरा क्या थी, इसके बारे में पढ़ा जाए।
एक अन्य परंपराएं जो कई रीतियों से विकसित हुई थी, कुछ ऐसी परंपराएं थी जो अलग अलग रीति रिवाजों से विकसित होती थी, वह थी लघु चित्रों की परंपराएं। लघु चित्र किसको कहा जाता है? जैसे कि उनके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र। इसके नाम से ही कन्फर्म हो जा रहा है कि छोटे आकार के चित्र को क्या बोला जाता है? लघु चित्र बोला जाता है, जिन्हें आमतौर पर रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है, जिनको जल द्वारा, रंगों द्वारा कागज के कपड़े पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। जो पहले के लघु चित्र थे वो क्या कहते थे? ताल पत्रों पे या लकड़ी की तख्तियों पे उसको बनाए जाते थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिमी भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। जो पश्चिमी भारत के जो इलाके थे, जो जैन ग्रंथ थे, उनमें इन पत्रों का प्रयोग किया गया, एकदम सचित्र उसका उपयोग किया गया। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया। जो मुगल बादशाह थे, इन्होंने क्या किया? जो चित्रकारी अच्छे तरीके से करते थे उनको संरक्षण प्रदान करके अपने दरबार में, अपने राज्य में उसको रखते थे। जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे, जो पांडुलिपि वगैरह इतिहास के काव्य को चित्रित करते थे, इनको संरक्षण प्रदान करते थे। ये पांडुलिपि आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई, शिविर के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। मतलब जो ये बोला कि दरबार के अलग अलग दृश्य को दिखाए जाते थे, या राजा कहीं युद्ध कर रहे हैं उस दृश्य को दिखाया जाता था, सामाजिक जीवन को दिखाया जाता था कि उस समय राजा के दरबार में इस तरह के प्रताड़नाएं या इस तरह का सामाजिक जीवन था। इन सभी चीजों को क्या किया जाता था? चित्रित करवाया जाता था। इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोग, बादशाह और जिन्हें घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखा जाता था। और जो ये चीजें चित्रित करवाते थे राजा, तो ये सब लोगों को देखने की अनुमति नहीं थी इसको। जो उनके कुछ ऐसे घनिष्ठ लोग थे, उन्हीं लोग ही देखते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्य के दरबार में चले गए। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन होते गया, वैसे वैसे उसके दरबार में जितने भी चित्रकार थे वो लोग मुगल दरबार को छोड़कर नए राज्यों में जाने लगे। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों में दक्षिण के क्षेत्रीय दरबार और राजस्थान के राजपूतानी दरबारों को प्रभावित किया। मतलब बोला कि दक्षिण के जितने भी क्षेत्रीय दरबार थे वो राजस्थान के राजपूत दरबारों को, जो राजस्थान के जो दरबार थे उसको प्रभावित किया। लेकिन इसके साथ साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हैं शासक तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्र किए जाने लगे। जो मुगल के जो क्या थे, उसके शासक और उसके दरबारों को चित्रित किए जाने लगे। इसके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषय पर चित्रण बराबर जारी रहा। मतलब बोला कि जोधपुर, कोटा वगैरह में क्या हुआ, दृश्य का चित्रण करना एकदम जारी रहा था। उसके बारे में कुछ यहाँ पे, उसके बारे में तो लिखा नहीं गया, लेकिन यहाँ पे कुछ इमेज में दिखाया गया। जैसे यहाँ पे कितनी अच्छी सुंदर पेंटिंग चित्रकारी की गई, उसी के बारे में। अगली चीज क्या है उसको देखा जाए तो यहाँ पर भी देखिए चित्र 8 में बोला कि होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह सेकंड राजपूत लघु चित्र कोट्टा का यह फिगर दिखाया कि जो होली खेलते हैं, किस तरीके से पहले के समय होली खेला जाता था, उसी को प्रस्तुत किया गया चित्रों के माध्यम से। ऐसे ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्र की एक साहसपूर्ण एवं भावपूर्ण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोल शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की राजमंजरी। राजमंजरी को किसने लिखा है? भानुदत्त ने लिखा है। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली के विजय परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की खंडांग शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य तक
कांगड़ा के कलाकार ने एक नई शैली विकसित कर ली। जो कांगड़ा के जो कलाकार थे उन्होंने नई शैलियां विकसित करने लगे, जिसे लघु चित्रकारी की एक नई जान डाल दी। जिसमें क्या हुआ, जो लघु चित्रकारी की जाती थी उसमें नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। हो गया। अगली चीज क्या है, बंगाल नजदीक से एक नजर। बंगाल के बारे में देखा जाए नजदीक से एक नजर, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। बंगाल की जो क्षेत्रीय भाषा है वो उसकी विकास किस तरीके से हुआ उसके बारे में दिया है। जैसे कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। मतलब स्टार्टिंग में हम लोग ये पढ़े हैं कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति जिस तरह की भाषा बोलता है तो हम लोग उससे अनुमान लगाते हैं कि ये व्यक्ति इस राज्य का रहने वाला होगा। कि बंगाल के लोग हमेशा बंगाली ही बोलते थे, किंतु यह दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई मानी जाती है। लेकिन आज के समय में पता चला कि जो बंगाली है वो संस्कृत भाषा से ही निकली है। संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत की उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे, तो फिर नई भाषाओं का उद्भव कैसे हुआ। जो यह बंगाल की जो क्षेत्रीय भाषा का विकास कैसे हुआ उसके बारे में देखा जाए। चित्र 10 में लिखा गया है कि सबसे पहली बंगाली रामायण की तालपत्रों की पांडुलिपियों का एक पृष्ठ जो यहाँ पे दिखाया गया, जो बंगाली रामायण किस तरीके से लिखा गया, पांडुलिपि का एक चित्र यहाँ पे दिखाया गया इस इमेज में। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ तक हुआ। और अगली चीज इसमें क्या दिया है, ईसा पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी से बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्य संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। जो संस्कृत थी उसका प्रभाव समय के साथ साथ उसका बढ़ता गया। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तर बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। जो गुप्त वंशीय शासक थे उन्होंने उत्तर बंगाल पर अपना पूरा एकदम प्रभुत्व नियंत्रण जमा लिया और वहां पे ब्राह्मणों को बसाने के लिए शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्यवर्ती घाटी में भाषाओं तथा संस्कृति प्रभाव अधिक प्रबल हो गई। जो मध्य घाटी थी उसमें क्या हुआ, तो संस्कृत भाषा और वहां की प्राचीन भाषा थी वो उसका अधिक प्रबल होने लगी। और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। मतलब चीनी यात्री जो था ह्वेनसांग, ये किसके शासनकाल में आया था, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। अध्याय 2 में इसको हम लोग पढ़े हैं। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक सुल्तानों का शासक किस पे रहा था, बंगाल पर रहा था, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। दिल्ली के शासकों के बारे में हम लोग अध्याय 3 में पढ़े हैं। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। अकबर ने जब इस प्रदेश को जीत लिया तो सूबा वो मानने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी के आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया था। मतलब 15वीं शताब्दी जैसे जैसे आते आते क्या हुआ, जो बंगाली भाषा थी अच्छे रूप से प्रचलित हो गई और उसका एक अलग समूह बन गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी। जो साहित्यिक भाषा थी वहाँ के जो पश्चिमी लोग थे, पश्चिमी वहाँ के जो लोग थे उनकी एक बोलचाल की भाषा बन गई, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है। जो बंगाली भाषा है इसका उद्भव ये किस भाषा से निकली है, संस्कृत से निकली है, पर यह अपने क्रम विकसित की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं से सहित अनेक स्रोतों से प्राप्त हुआ है। मतलब कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो बिना संस्कृत से भी उसका विकास हुआ है। आधुनिक बंगाली एक हिस्सा बन गया है। बंगाल के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उसे स्वतंत्र है। मतलब जो यहाँ की जो साहित्य, बंगाली भाषा की जो साहित्यिक श्रेणी है इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहली क्या है, एक संस्कृत की ऋणी है और दूसरी संस्कृत से एकदम अलग है। ये हो गया, इसमें कुछ नहीं है।
इसको देखा जाए, ये चीजें क्या है। मैनामती, गोपीचंद और धर्म ठाकुर, नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह के यौगिक क्रियाएं करते थे। मतलब बोला है कि वो लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह के यौगिक योग वगैरह क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि राम मैनाती ने अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं से सक्षम संन्यास का मार्ग के लिए प्रोत्साहित किया था। उतना कुछ खास नहीं है। इसको देखा जाए, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए, पीर और मंदिर क्या होते हैं। 16वीं शताब्दी से लोग बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल को कम उपजाऊ क्षेत्र छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल में जंगली तथा बदलवी इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। मतलब 16वीं सदी में क्या हुआ, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने क्या किया, बंगाल के पश्चिमी भाग से छोड़कर दक्षिणी भाग में जाने लगे, जहां पे क्या थी, ज्यादा उपजाऊ भूमि थी। ज्यो ज्यो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि धान की खेती करने लगे। मतलब जैसे ही वो लोग क्या है, पूर्व की ओर बढ़ते गए तो जंगलों को कटाई वगैरह करके अपने धान की खेती वगैरह, मछली वगैरह पालना, स्थानांतरी वहाँ की जो खेती होती थी उस तरीके से करने लगे। जनजातीय किसानों ने के नए समुदायों में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी प्रदेश के क्षेत्रीय भागों में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उच्च पर साजिश बना लेते थे, जो इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में काम आती थी। ये हो गया। प्रारंभ में बाहर से आकर ये बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्थाओं आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेता ने प्रदान की थी। मतलब जो भी लोग उस संस्कृति में जाकर बसे थे, उस इलाके में बसे थे, उनको रहने के लिए वहाँ के परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थे, तो उनको कुछ अलग अलग व्यवस्थाएं चाहती थी, सुख सुविधा चाहती थी। तो उन्होंने वहाँ के जो समुदाय के नेता थे उससे ये उन लोगों ने ये चीजें प्राप्त की। शिक्षकों और निर्णायकों की भूमि भी अदा करते थे। हो गया कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं, स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहते थे। जो लोगों को सुख सुविधाएं, दुखों का उनका कारण बताते थे, उनको लोग पीर कहते थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक अनुभव, साहसी, उपनिवेश, देवात्म और सैनिक योद्धा, विभिन्न हिंदू बौद्धिक देवी देवताओं और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थी। मतलब बोला कि जो पीर हैं उसमें क्या थे, जो सैनिक एवं योद्धा लोग थे उनको भी पीर बोला जाता था। बौद्ध देवी देवता थे, हिंदू देवी देवता थे, उनको भी पीर जीवात्माएं शामिल थी। पीरों की पूजा पद्धति बहुत ही लोकप्रिय हो गई। उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र जगह पाई जाती हैं। जो पीर लोग हैं, इनकी जो पूजा पद्धति है बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। बंगाल में अधिकतर ज़्यादा पीर लोगों की मंदिर पाई जाती है। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। 15वीं शताब्दी में ज़्यादा मंदिर बने, 19वीं शताब्दी आते आते ये मंदिरों का बनना समाप्त हो गया। अध्याय 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि मंदिर और धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते जो शक्तिशाली रहे। इसको अध्याय 2 में हम लोग पढ़े हैं। अरे बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गर्रे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, कंसारी आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारी कंपनियों ने कि आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इस अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोग सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा को घोषित करते गए। तो बोला कि जैसे जैसे लोग क्या हुए, विकसित होते गए, उनको लाभ के अवसर मिलते गए, तो जो स्मारक वगैरह थे उनसे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने लगे। ये हो गया। फिगर में दिया है कि दाएं एक दो चाल छपरादार झोपड़ी और बाद में एक चौपाल मंदिर। इसके बारे में दिखाया कि ये क्या है, एक चौपाल मंदिर यहाँ पे दिखाया गया और एक यहाँ पे झोपड़ी बनाई गई। इसी के बारे में बोल रहा है। मछली भोजन के रूप में, जैसे कि वहाँ के जो बंगाल जो लोग थे सबसे ज्यादा मछली और चावल खाते थे। परंपरागत भोजन संबंधित आदतें आमतौर पर एक स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती थी। बंगाल एक नदी मैदान था जहां मछली और धान की उपज बहुतायत होती थी। जो बंगाल के लोग थे ज्यादा मछली और धान की
उपज करते थे। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों ने भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त किया। मछली पकड़ना वहां का प्रमुख धंधा रहा और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पटलियां लगी थीं उनमें मछलियों को साफ साफ करते हुए टोकरियों में कर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया। मतलब बोला कि जो बंगाल के लोग थे, कृषि वगैरह, धान की खेती और मछली पकड़ना उनका मुख्य व्यवसाय था। इन तरीकों से उसको दिखाया गया। जैसे कि यहाँ पे एक इमेज में भी दिखाया कि एक औरत है, क्या कर रही है, वो मछली को लेके यहाँ पे उसको काट रही है, बना रही है। इसी चीज को दिखाया गया घरेलू उपयोग में। तो हाय फ्रेंड्स, हम लोग के जो ये एनसीईआरटी क्लास 7 की हिस्ट्री का जो लेसन 7 है ये कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम लोग लेसन 8 को देखेंगे और जो लेसन 8 है ये हम लोग का लास्ट चैप्टर है। तो इसके बाद हम लोग कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। और तो फ्रेंड्स, आप लोग ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।